वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल्स नेम इज़ लॉ स्टूडेंट। मैं लॉ रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ एंड हर टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। प्लस इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप उस टॉपिक पर एक अच्छा आंसर भी फ्रेम कर सकें और आपकी नॉलेज भी इन्हेंस हो। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए और आपको इसी तरह से और वीडियोस लॉ रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ये हमें सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 4 में दिया गया है और इसे आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा भी कहते हैं। सो ये प्रोवाइड क्या करता है, इफ़ अ प्ली कुड हैव बीन टेकन बाय अ पार्टी इन अ प्रोसीडिंग बिटवीन हिम एंड हिज ओपोनेंट, ही शुड नॉट बी परमिटेड टू टेक दैट प्ली अगेंस्ट द सेम पार्टी इन अ सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेम सब्जेक्ट मैटर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बेसिकली रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को ही एक्सपैंड कर रहा है और ये क्या कहता है कि एक सूट में एक पार्टी अपनी आर्ग्यूमेंट्स जब प्रेजेंट करती है तो वो पूरी तरह से अपनी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं करती। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसी होती हैं जो वो प्रेजेंट कर सकती थी और उसे उसी टाइम करनी चाहिए थी, पर लेटर ऑन वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर देती है और फिर दोबारा वही सेम इश्यूज रेज करती है, तो उस टाइम पे वो सूट बार होगा बाय रेस जुडिकाटा। नाउ एक्सप्लेनेशन 4 की मेन वर्ड्स है माइट एंड ऑट। अब कोई भी मैटर जो प्लांटिफ रेस कर सकता था और उसे करना चाहिए था, उसे हम भी यही मानेंगे कि वो वाला मैटर भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट है और वो वाला मैटर दोबारा सब्सिक्वेंट सूट में प्लांटिफ रेस नहीं कर सकता। अब रेस जुडिकाटा हमें कहता है कि कोई भी मैटर जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, अगर कोर्ट उसको एडजुडिकेट कर चुका है, उसके विद रिस्पेक्ट टू एक डिसीजन दे चुका है, तो वो मैटर हम दोबारा रेज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिवली इन इशू है। अब कंस्ट्रक्टिवली इन इशू समझने से पहले हम देखते हैं एक्चुअली इन इशू मैटर कौन सा है। एक्चुअली इन इशू वो मैटर है जो एक बारी प्लेंटिफ जो है वो अलेज कर चुका है, एक बारी प्लेंटिफ उसके बारे में उसे रेस कर चुका है और एक डिफेंडेंट जो है उसे डिनाई कर चुका है, वो है एक्चुअली इन इशू। हम फर्दर एग्जांपल्स के साथ इसे समझेंगे। उससे पहले हमें केस देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूट क्लास इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन। इसमें क्या ऑब्जर्व किया है दैट एनी एडजुडिकेशन जो भी डिसीजन कोर्ट कर रही है एक बारी, वो कंक्लूसिव है नॉट ओनली एज टू जो एक्चुअल मैटर्स इन इशू जो कोर्ट को डिटर्मिन करने हैं, बट वो कंक्लूसिव है विद रिस्पेक्ट टू एवरी अदर मैटर जो एक पार्टी रेज कर सकती थी और उसे करना चाहिए था उस केस में। सो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है इज़ टू कंपेल द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट टू टेक ऑल द ग्राउंड्स ऑफ अटैक और डिफेंस विच आर ओपन टू हिम। अगर प्लेंटिफ है तो उसे जो जितने भी ग्राउंड्स हैं वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है, वो उसे कोर्ट के सामने लाने चाहिए, और अगर डिफेंडेंट है तो वो जितने भी डिफेंसेस ले सकता है वो कोर्ट के सामने उसे भी प्रेजेंट करने चाहिए। So, a party is bound to bring forward his whole case in respect to the matter in issue and should rely on all grounds of attack और डिफेंस विच आर अवेलेबल टू हिम। जब वो एक केस डाल रहा है, प्लेंटिफ सारे ग्राउंड्स रेज करे, कोर्ट के सामने पूरा का पूरा केस प्रेजेंट करे, और डिफेंडेंट जितना भी अपने आप को जो भी वो अपना डिफेंस ले सकता है उसे वो डिफेंस लेना चाहिए। Now let's look at the examples. Now A B को सू करता है for the possession of property on the basis of ownership. A says that I am the owner and A wants the possession of the property. ये सूट कोर्ट डिसमिस कर देती है। अब later on A उसी सेम प्रॉपर्टी की पोजेशन एज अ मॉर्टगेजी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला जो ग्राउंड है, जो ये वाला जो इशू है, ये ए को उसी सूट में पहले ही रेस करना चाहिए था, सब्सिक्वेंट सूट बार है। नेक्स्ट ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी। नाउ ए एक प्रोमिजरी नोट के बेसिस पे बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है मनी रिकवर करने के लिए। नाउ बी कहता है कि जो प्रोमिजरी नोट है जिसके बेस पे ए मुझसे पैसे
मांग रहा है वो प्रोमिसरी नोट तो मेरे से अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस लिया गया है। तो कोर्ट बी की कंटेंशन जो है उसे रिजेक्ट कर देती है और ए के फेवर में डिसीजन देती है। नाउ अब बी दोबारा से उसी सेम प्रोमिसरी नोट को इस बेस पे चैलेंज नहीं कर सकता है कि मैं वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, वो तो कोवर्जन थी या फ्रॉड था। जो बी डिफेंस ले रहा है उसे एक ही बार में सारा डिफेंस उसी सूट में ले लेना चाहिए था। अब देखते हैं किन मैटर्स में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं लग रहा। नाउ ए बी को सू करता है एक प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए और ए कहता है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की जब पार्टीशन हुई थी तो ये प्रॉपर्टी मेरे शेयर में आई थी। बी कंटेंट करता है कि ऐसी कोई भी पार्टीशन हुई नहीं है और कोर्ट बी के फेवर में डिसीजन देती है और ए का सूट जो है उसे डिसमिस कर देती है। नाउ अब इस केस में क्या है, अगर ए एक और सूट फाइल करता है बी के खिलाफ कि अब उस प्रॉपर्टी को पार्टीशन की जाए तो ये सूट जो है ये बार नहीं होगा, इस पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट इशू है जो वो पहले सूट में रेज नहीं कर सकता था। ये एक अलग रिलीफ है। नाउ सेकंड, ए बी को सू करता है एक प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए किस बेस पे, एक लीज़ के बेस पे कि बी लीज़ पे था और उसकी लीज़ एक्सपायर हो चुकी है, अब पोजेशन ए की है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। नाउ इस सूट में जो लीज़ है वो प्रूव नहीं हुई और सूट डिसमिस हो गया। अब इसमें ए एक दूसरा सूट फाइल कर सकता है जनरल टाइटल के बेस पे क्योंकि वो एक अलग इशू है और रिलेटेड नहीं है। नाउ माइट एंड ऑट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। माइट क्या कहता है, अगर तो वो प्लेंटिव है तो उसकी नॉलेज में था कि मैं ये भी ग्राउंड रेज कर सकता हूँ डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और अगर डिफेंडेंट है तो उसकी भी नॉलेज में था कि मैं भी इस सूट में ये वाला डिफेंस ले सकता था पर मैंने नहीं लिया, और वो सब्सिक्वेंट सूट में दोबारा से वो वाला ग्राउंड या वो वाला डिफेंस नहीं ले सकता। ऑट का मतलब क्या है, ऑट का मतलब है कि उन्हें वो ग्राउंड या डिफेंस लेना चाहिए था, और जब भी हमने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगाना है तो माइट एंड ऑट दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दैट मीन्स प्लेंटिव जो है वो ग्राउंड ऑफ अटैक ले भी सकता था, उसकी नॉलेज में भी था और वो ले सकता था। दैट मीन्स वो कोर्ट उसे अलाउ कर रही है वो ग्राउंड लेने के लिए। सो ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करनी बहुत ज़रूरी है। नाउ क्या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा रिट्स पे अप्लाई करता है, तो फर्स्ट है अमेलगमेटेड कोल फील्ड्स का केस। ये 1964 का केस है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हेल्ड किया है दैट नो, जनरली हमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे एज़ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं अप्लाई कर रहा। सो नेक्स्ट एक केस आया है देवीलाल वर्सेस एसटीओ। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्ज़र्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि जो भी कोर्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं, दैट मीन्स जो आर्टिकल 32 226 के साथ डील करते हैं, उन्हें उस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का उनके ऊपर एक बर्डन तो है, बट उसके चलते हमें रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या फर्दर ऑब्ज़र्व किया कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, अगर हम उसे रिट प्रोसीडिंग में अप्लाई नहीं करते तो एक पार्टी जो है वो हर बार एक नया ग्राउंड सामने लेके आएगी और हर बारी एक न्यू सूट फाइल करेगी। सो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। सो यहाँ पे कोर्ट ने यही ऑब्ज़र्व किया दैट नो, इट अप्लाइज टू रिट प्रोसीडिंग्स एज वेल। तो ये केस एक लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। इसमें जो पुलिस का एसआई था उसे एक बार ही डिसमिस किया गया सर्विस से। उसने उस डिसमिसल को चैलेंज किया इन द कोर्ट, बट उसका सूट डिसमिस कर दिया गया। फर्दर जब उसने दोबारा से एक नया ग्राउंड लिया कि मेरा डिसमिसल गलत था
और फिर कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया दैट एक बारी ये मैटर हम डिसाइड कर चुके हैं कि तुम्हारा डिसमिसल सही है, सो वो मैटर तुम दोबारा रेज़ नहीं कर सकते। ये वाला जो ग्राउंड है, तुम एक बारी एक प्ली लिया तुमने और अगली बारी आप दूसरी प्ली लेके आ रहे हो, सो इस पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग रहा है। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो इवन दो स्टेट के अगेंस्ट दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया जो ग्राउंड्स हैं अटैक के, कि जिन बेसिस पे आप बोल रहे हो कि मेरा डिसमिसल गलत है, वो आपको एक ही सूट में रेज़ करने चाहिए थे। एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल करना, दोबारा से स्टेट के अगेंस्ट अलेज करना कि मेरा डिसमिसल गलत है, वो हम बार करते हैं एंड वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की वजह से वो बार है, आप न्यू सूट फाइल नहीं कर सकते। देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और 2011 का ये केस है, इसमें भी यही ऑब्ज़र्व किया गया दैट एक्सप्लेनेशन 4 सेक्शन 11 की रिट पिटिशंस पर एप्लीकेबल है। यू कैन रीड एंड गो थ्रू ऑल दीज केसेस। अब नेक्स्ट जो केस है एस.ए. गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2025 का केस है। इसमें भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को एक्सप्लेन किया गया था। इसमें बताया गया सबसे पहले तो ओरिजिन कहाँ पे है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का, वो है ऑर्डर 2 रूल 2। ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी हमें यही कहता है कोई भी कॉज ऑफ एक्शन के विद रिस्पेक्ट टू जितने भी रिलीफ हैं तो हमें वो एक ही सूट में डालने चाहिए। हमें एक ही सूट में सारे रिलीफ्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू वन कॉज ऑफ एक्शन मांग लेने चाहिए। ये भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को प्रिवेंट करता है ऑर्डर 2 रूल 2। फर्दर एक्सप्लेनेशन 4 को एक्सप्लेन किया गया है दैट एनी मैटर विच माइट और ought have been made a ground of defense or attack in a former suit shall be deemed to have a matter directly and substantially in issue in such suit। अगर कोई मैटर माइट या ought कोई भी ग्राउंड या डिफेंस हम ले सकते थे और हमें लेना चाहिए था, हम उसे भी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू ही मानेंगे। प्लस ये बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा टेक्निकल है और आर्टिफिशियल है, पर ये किसके ऊपर फाउंडेड है, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। सो इस केस में भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसे हमें आंसर में मेंशन करना चाहिए। इसमें भी एक चीज़ और भी बताई गई है, सेम चीज़ जो देवीलाल केस में बताई गई थी, कि अगर हम रेस जुडिकाटा रिट पिटिशंस के ऊपर अप्लाई ना करें तो फिर जो प्लेंटिव है या जो भी पार्टी है वो बहुत मल्टीप्लिसिटी और मल्टीपल सूट्स फाइल करेगा और हर बार एक डिफरेंट ग्राउंड ऑफ अटैक के साथ वो कोर्ट में प्रेजेंट करेगा अपना केस। So this was all about the constructive res judicata. Thank you for watching this video. I hope I was able to explain you the concept of constructive res judicata. अगर कोई problem है, you can comment down below. And if you want me to upload more videos on any other topic related to law, please comment down below. And if you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to like this video.